तो अपने एक्सपेरिमेंट्स से रॉबर्ट हुक ने ये देखा कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जो बॉडी के अंदर हम स्ट्रेन डेवलप करते हैं उसको बढ़ाने पर बॉडी के अंदर स्ट्रेस भी बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेन कब डेवलप होता है, जब हम बॉडी पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। और जैसे ही बॉडी के अंदर स्ट्रेन डेवलप होता है तो बॉडी के अंदर रीस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होते हैं, जिसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया से जैसे ही डिवाइड करते हैं तो क्या निकल कर आता है, स्ट्रेस। ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के कैसे आ रही थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब क्या है कि जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो मान लेते हैं बॉडी के अंदर एक स्ट्रेन डेवलप हो गई x, और इस स्ट्रेन के डेवलप करने पर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई सिग्मा। अब अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को बढ़ा करके इस स्ट्रेन की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, मतलब जो स्ट्रेन मैंने अभी डेवलप की है उससे 5 गुना ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप करूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि स्ट्रेस भी बॉडी के अंदर 5 टाइम्स ही इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं स्ट्रेन पहली वाली वैल्यू से 2 टाइम्स कम डेवलप करूँ तो क्या देखा जाता है, बॉडी के अंदर स्ट्रेस भी पहली वाली वैल्यू से 2 टाइम्स कम हो जाता है। तो स्ट्रेन को बढ़ाने पर बॉडी के अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा था और घटाने पर स्ट्रेस घट रहा था, और दोनों सेम प्रोपोर्शन से बढ़ और घट रहे थे। तो देखा क्या गया कि स्ट्रेन और स्ट्रेस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और जब भी इस स्ट्रेस को इस स्ट्रेन से डिवाइड किया जा रहा था तो एक फिक्स्ड वैल्यू आ रही थी, जिसे कह दिया गया इस मटेरियल का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाता हूँ तो एक फिक्स वैल्यू आती है जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यहाँ पर मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैसे। के की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो पता करोगे तो वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू आती है जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और देखिए ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो से निकल करके आती है तो उसको एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। आपको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू को ले लेना है 1। तो जैसे ही मैं इसको 1 लूंगा तो के किसके बराबर आ जाएगा, न्यूमरेटर, जो यहाँ पर की स्ट्रेस है। तो आप इसको इस तरह से लिखें कि किसी भी बॉडी के अंदर यूनिट स्ट्रेंथ डेवलप करने पर जो स्ट्रेस बॉडी के अंदर डेवलप होता है उसी को हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। और बात करें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट की, तो स्ट्रेस की यूनिट को स्ट्रेन के यूनिट से आप डिवाइड कर दें। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, स्ट्रेस का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 जो फोर्स का होता है उसको L2 से डिवाइड करो तो बिल्कुल प्रेशर से मिलता जुलता आएगा ML-1T-2। और ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप देख सकते हो कि चाहे प्रेशर हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, तीनों के यूनिट भी सेम होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होते हैं ML-1T-2। तो अब आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि हुक्स लॉ कहता क्या है। और इस हुक्स लॉ से रिलेटेड 2 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ये हुक्स लॉ लगता है, और दूसरी बात ये कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो इस इलास्टिक लिमिट के अंदर डेवलप होते हैं उसका जो रेशियो है वो हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू आता है जब तक कि आप मटेरियल को ना बदलें। ये जो रेशियो है वो कॉपर के लिए अलग आएगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग आएगा, आयरन के लिए अलग आएगा, स्टील के लिए अलग आएगा। लेकिन अगर आप मटेरियल नहीं बदलते फिर आप चाहे पतला वायर ले लो, चाहे मोटा वायर ले लो, किसी भी तरीके का वायर लो, ये जो आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो एक मटेरियल के लिए हमेशा कैसा रहेगा, सेम।